परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नवकार मंत्र से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं। ऐसो पंचनमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम। पढ़मं हवै मंगलम। तो सबसे पहले आज शब्द सिद्धि संस्कृत के शब्दों को प्राकृत का रूप बनाना है, उनको लेता हूं। ग्रुप में पोस्ट किए थे। तो आज का पहला शब्द है वृक्षः। वृक्षः, इसको एक एक वर्ण को खोल के लिखा तो आता है हलंत व प्लस री प्लस हलंत क प्लस हलंत श प्लस अ प्लस विसर्ग। इसमें सबसे पहला सूत्र लगाया क्षः खः क्वचितु छ जौ, यानी क्ष की जगह पर ख हो सकता है, छ हो सकता है और ज हो सकता है। तो यहाँ पर क्ष की जगह पर छ आया है। तो अगले स्टेप में हमने हलंत क और हलंत श की जगह पर हलंत छ लिख दिया। तो हलंत व प्लस री प्लस हलंत छ प्लस अ प्लस विसर्ग। अब दो व्यंजन की जगह पर एक व्यंजन प्राप्त हुआ है, तो इसलिए अनादौ शेषादेशोर द्वित्वम सूत्र लगता है और जो शेष वर्ण यहाँ पर है उसका द्वित्व हो जाता है, यानी हलंत छ का द्वित्व होता है। और अगले स्टेप में हलंत व प्लस री प्लस हलंत छ प्लस हलंत छ प्लस अ और विसर्ग। अब यहाँ पर अगला सूत्र लगा द्वितीय तुर्ययोर उपरि पूर्वः, क्योंकि हलंत छ जो है च वर्ग का दूसरा वर्ण है, दूसरा व्यंजन है, च छ ज झ। ठीक है, तो जब दूसरे व्यंजन का द्वित्व होता है तो उसकी जगह पर पहला व्यंजन आ जाता है। तो च वर्ग का जो द्वित्व छ का होने की जगह पर वहां पर पहला अक्षर च वर्ग का है, च पहला व्यंजन च है, इसलिए छ की जगह पर च आता है द्वितीय तुर्योर उपरि पूर्व सूत्र से। इसलिए इस स्टेप में हलंत व प्लस री प्लस हलंत च प्लस हलंत छ प्लस अ और विसर्ग आया। सर अब पहले कितने नंबर सूत्र है सर? कौन सा वाला? क्षः ख छह खह क्व, ये क्षः तो ख पढ़ा। क्वचितु छ जौ, ये बहुत पहले पढ़ाया था और ये शुरुआत में ही है। और सूत्र नंबर है इसका 26। तो क्ष की जगह पर 46। 26, 26 नंबर। अच्छा, तो ठीक क्ष की है। जगह ख हो सकता है, छ हो सकता है और ये झंडे वाला झ हो सकता है। तो यहाँ पर क्ष की जगह पर छ आया है और छ का हमने अनादो शेषादेशोर द्वित्वम से द्वित्व किया तो दो बार छ लिखा। फिर द्वितीय तुर्ययोर उपरि पूर्व से छ की जगह पर च लेकर आए और उसके बाद रितोत, रितोत जो सूत्र है वो री की जगह पर अ कर देता है और इसका सूत्र नंबर है 19, 19 नंबर का सूत्र है रितोत। तो री की जगह पर हमने अगले स्टेप में अ लिखा तो हलंत व प्लस अ प्लस हलंत च प्लस हलंत छ और प्लस अ और विसर्ग। फिर जो अ के साथ विसर्ग है उसका अतः सिरदोह से ओ बन जाएगा। तो इस प्रकार से वृक्षः का वक्षो बन जाएगा।
हलंत व प्लस अ प्लस हलंत च प्लस हलंत छ प्लस ओ, और इन सबको जो है स्वरहीनम परेण संयोजम या अझिन्नम परेण संयोजम से सबको जोड़ दिया, तो वृक्ष का बन गया वृक्षो। फिर अगला शब्द है ऊर्ध्वम। ऊर्ध्वम में सूत्र लगता है वोर्ध्वे, 59 नंबर का सूत्र है। तो ये सूत्र क्या कहता है कि ऊर्ध्व में स्थित संयुक्त व्यंजन ध्व के स्थान पर विकल्प से भ की प्राप्ति होती है, विकल्प से। तो यहाँ पर भी ऊर्ध्वम के दो रूप बनते हैं, एक है उभम और एक है उद्धम। तो ऊर्ध्वम को पूरा खोल के लिखा, एक एक वर्ण अलग किया, तो वहां पर आया उ प्लस हलंत र प्लस हलंत ध प्लस हलंत व प्लस अ प्लस हलंत म। तो ये ऊर्ध्वम जो है संस्कृत का शब्द है। इसके ऊपर सबसे पहला सूत्र लगाया वोर्ध्वे। तो वोर्ध्वे सूत्र लगाने से अगली स्टेप में ध्व के स्थान पर भ आ गया। तो उ प्लस हलंत र प्लस हलंत भ प्लस अ प्लस हलंत म। अब यहाँ पर भी अनादो शेषादेशी और द्वित्वम सूत्र लगा, तो भ का जो शेष बचा था हलंत भ उसका द्वित्व हुआ, तो वहां पर हुआ उ प्लस हलंत र प्लस हलंत भ प्लस हलंत भ प्लस अ प्लस हलंत म। अब यहाँ पर भी द्वितीय तुरीयोर ऊपरी पूर्वः लगेगा, क्योंकि ब वर्ग का यह द्वितीय व्यंजन है। क्योंकि यह द्वितीय व्यंजन है ब वर्ग का, तो ब वर्ग का पहला व्यंजन भ के स्थान पर आएगा और ब वहां आ जाएगा। तो अगले स्टेप में हमने लिखा उ प्लस हलंत र प्लस हलंत ब प्लस हलंत भ प्लस अ प्लस हलंत म। अब यहाँ पर जो हलंत र है उसका लोप करेंगे सर्वत्र लव राम वंद्रे से। तो र का लोप होने पर अगले स्टेप में आया उ प्लस ब हलंत प्लस भ हलंत प्लस अ प्लस हलंत म। और अंतिम स्टेप में हलंत म का मोनुस्वारः से अनुस्वार बना दिया। तो इस प्रकार से अगली स्टेप आई उ प्लस हलंत ब प्लस भ हलंत प्लस और फिर उनको सबको जोड़ा अझिन्नम परेण संयोजम या स्वरहीनम परेण संयोजम से, तो ये बन गया उभम। तो ऊर्ध्वम का एक रूप बना उभम। अब विकल्प से अगर वोर्ध्वे सूत्र नहीं लगाया, उसकी जगह हमने लगाया सर्वत्र लब राम वंद्रे, और सर्वत्र लब राम वंद्रे दो बार लगाया, एक बार र के लोप के लिए और एक बार व के लोप के लिए। तो ऊर्ध्वम में से र और व इन दोनों का लोप हो गया, तो पीछे क्या शेष रहेगा? उ प्लस हलंत ध प्लस अ और प्लस म। ठीक है ना, र और व दोनों का लोप कर दिया। अब पीछे जो हलंत ध शेष बचा है उसका द्वित्व होगा अनादो शेषादेशोर द्वित्वम से। तो अगले स्टेप में हलंत ध को दो बार लिखा, उ प्लस हलंत ध प्लस हलंत ध प्लस अ प्लस हलंत म। अब यहाँ पर भी द्वितीय तुरीय और ऊपरी पूर्व लगेगा, क्योंकि द वर्ग का दूसरा व्यंजन है ध। तो हलंत ध की जगह पे पहला व्यंजन आएगा जो कि है द। तो उ प्लस हलंत द प्लस हलंत ध प्लस अ प्लस हलंत म। अब यहाँ पर मोनुस्वार लगेगा, तो हलंत म का अनुस्वार बन जाएगा। फिर सबको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा उद्धम। तो एक शब्द बना उद्धम, एक बना उद्धम। सर अब ये तो हाँ, जो कंप्लीट होगा ना सर, विकल्प से आपने बनाया ना सर, सर्वत्र लवरम वंद्र से। हम्म, तो हाँ, तो सर हाँ, ये पहले शब्द कौन सा लिया? उभम को ही ऊर्ध्वम लिया ना? ऊर्ध्वम ही लिया ना, ऊर्ध्वम ही लिया। ऊर्ध्वम में से नहीं,
हम्म। अच्छा, वापस ऊर्ध्व में लिया है। हाँ ऊर्ध्व वापस लेकर, उर्दू। हाँ। लेकर एक बार उभम बनाया है और एक बार हम्म। उद्धम बनाया है। जी बिल्कुल सही। अच्छा। अच्छा। ठीक हाँ, है। बहुत। और यहाँ ठीक। पर भी सर ब का यदि लोप कर देते हैं, हम्म। ये मोनोस्वर का बाद में पहले मोनोस्वर से अनुस्वर हुआ, तो हाँ हमारे पास उ, ब, ह और अ में अनुस्वर रहा, तो हो गया। तो फिर उभम ये पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, गैप नहीं दिए। ठीक है सर। हाँ। 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 ठीक। ओके। ओके। ठीक है, फिर अगला जो शब्द है वो है जिह्वा। हमारी जीभ जो होती है ना, जिह्वा, वो है। तो जिह्वा के लिए एक सूत्र है, हवो भोवा, सूत्र नंबर 60। तो देखिए, धीरे 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 करके हम 1 से 60 तक पहुंच गए। 60। तो हवो भोवा ये सूत्र है। और ये सूत्र बताता है कि जो जिह्वा में हवा है, हवा जो संयुक्त व्यंजन है, उसको विकल्प से भ हो जाता है। तो विकल्प से होता है तो यहाँ पर भी दो रूप बनते हैं प्राकृत में। एक बनता है जिह्वा और एक बनता है जी हा। ये जीभ के लिए है। तो पहले हम जिह्वा से जिह्वा बना रहे हैं। तो इसमें सूत्र लगाया, हुवो भो वा, हवो भो वा। तो ये हमने जिह्वा को एक एक वर्ण खोल खोल करके लिख दिया। तो यहाँ आया है हलंत ज प्लस ई प्लस हलंत ह प्लस व हलंत और आ। अब यहाँ पर हुओ भोवा लगाने से जो हलंत ह और हलंत व था, उसकी जगह पर हलंत भ आ गया। तो हलंत ज प्लस ई प्लस हलंत भ प्लस आ, ये हो गया। तो एक मिनट में चेक करता हूँ रिकॉर्डिंग शुरू किया कि नहीं किया मैंने। हाँ शुरू है। ठीक है। तो आज सोनाली जी भी जुड़े हैं, और उनके लिए पहली क्लास है। तो सोनाली जी, आपके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा आज। जो भी मैं बता रहा हूँ वो सुनते जाएं। फिर जी मैं जी आपके लिए, हाँ, एक्स्ट्रा क्लास करूंगा ताकि आपको अच्छे से पूरा समझ में आएगा। जी जी। अभी, हाँ, अभी हम संस्कृत से जो है ना प्राकृत शब्द बना रहे हैं। ओ ओके। जी। हाँ, तो आज तो मैं सुनूंगी और फिर आपने मुझे भेजे ना वो वीडियोस भी मैं देखूंगी। जी ठीक है। जी और जी, फिर थैंक हम यू। कुछ, हाँ शुरुआत में कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे, एक दो। तो 2-3 एक्स्ट्रा क्लास में आपको एक अच्छा सा स्टार्ट मिल जाएगा। और जी स्टार्ट मिल जाएगा तो फिर आपको समझ में आने लगेगा। तो जी अभी, जी। हाँ, तो अभी ये जिह्वा का हमने जिह्वा कैसे बनाया है वो बता रहा हूँ मैं। तो पहले स्टेप में हमारा हुआ हलंत ज प्लस ई प्लस हलंत भ प्लस आ। फिर एक सूत्र है अनादौ शेषादेशीय द्वित्वम। उससे हलंत भ का द्वित्व हुआ, यानी वो 2 बार लिखा गया। तो हलंत ज प्लस ई प्लस हलंत भ प्लस हलंत भ प्लस आ आया। अब यहाँ पर द्वितीय तुर्ययोर उपरि पूर्वः लगा। तो ये द्वितीय तुर्ययोर उपरि पूर्वः क्या करता है कि हमारे जो वर्णमाला है उसमें क वर्ग है, क वर्ग में आता है क ख ग घ अंग। और च वर्ग में आता है च छ ज झ और ञ। ट वर्ग में आता है ट ठ ड ढ हण। त वर्ग में आता है त थ द ध न। प वर्ग में आता है प फ ब भ म। अब इस एक एक वर्ग में 5-5 जो है व्यंजन है। अब उसमें अगर द्वित्व चौथे का होता है तो हम चौथे की जगह तीसरा लेते हैं। और अगर द्वित्व दूसरे का होता है तो उसका पहला लेते हैं। जैसे यहाँ पर ब वर्ग है तो ब भ ब, तो प फ ब भ म है। प वर्ग है प फ ब भ म। तो इसमें प है पहला, फ है दूसरा, ब है तीसरा और भ है चौथा। तो भ का द्वित्व होने से उसकी जगह पे हमने ब लिया है। तो भ चौथा है प फ ब भ म में, उसकी जगह तीसरा यानी प फ ब, ब लिया। तो एक भ का हमने ब लिख दिया। तो इस स्टेप में हो गया हलंत ज प्लस ई प्लस हलंत ब प्लस हलंत भ प्लस आ। अब इनको स्वरहीनम परण संयोज्यम या
अझिनम परेण संयोज्यम, इस सूत्र से सबको फिर से हमने जोड़ दिया तो ये बन गया जिह्वा। अब ये विकल्प से यहाँ पर सर्वत्र लब राम वंदरे सूत्र भी लगाया जा सकता है। तो जिह्वा, जिह्वा जो था उसमें हलंत ज प्लस ई प्लस हलंत ह प्लस हलंत व प्लस आ था। यहाँ पर सर्वत्र लब राम वंदरे से व का लोप किया जा सकता है। तो व का लोप करने पर पीछे बचता है हलंत ज प्लस ई प्लस हलंत ह प्लस आ। अब ये हलंत ह शेष रहा, यहाँ पर द्वित्व नहीं होता क्योंकि हलंत ह जो है उसके लिए एक सूत्र है र होह। र होह जो सूत्र है वो सूत्र है 14 नंबर का सूत्र, 14 नंबर का सूत्र। वह सूत्र बताता है कि हलंत ह का द्वित्व नहीं होता, तो इसलिए हलंत ह का हमने द्वित्व नहीं किया। और जो ई था, ह्रस्व ई था, उसका हमने दीर्घ ई बनाया है। उसके लिए सूत्र है इर्जिह्वा सिंह त्रिंश विंशतो त्या। इस सूत्र से ह्रस्व ई का दीर्घ ई हो गया और फिर हमने इन सबको जोड़ दिया तो ये बन गया जी हा। तो जिह्वा जो संस्कृत का शब्द है उसके दो रूप बने, एक बना जिह्वा और दूसरा बना जी हा। इस प्रकार से आज संस्कृत से प्राकृत शब्द की सिद्धि हमने की और अब आगे हम संधि पे चल रहे हैं। संधि के लिए हमने यह पेज आज लिखा है मैंने, और संस्कृत में संधि के लिए हमने बहुत सारे सूत्रों का ऑलरेडी अभ्यास कर लिया। स्वर संधि की, उसके बाद व्यंजन संधि अपनी चल रही है और आज के इन 3 सूत्रों के बाद फिर विसर्ग संधि को लेंगे हम। तो आज ये 3 सूत्र हैं, उसमें से पहला सूत्र है नो अप्रशानः सक्षते अम परे अनुनासिकश्च वा। तो ये सूत्र यह बताता है कि प्रशान शब्द को छोड़ करके अगर पदांत में हलंत न है, उसके आगे छत प्रत्याहार है और उसके आगे अम प्रत्याहार है, तो उस हलंत न का अनुनासिक या अनुस्वार बन जाता है और उस हलंत न के बाद सक का आगम होता है। तो अब यहाँ पर कई नए कंसेप्ट हैं सोनाली जी के लिए, तो उनको बता देता हूँ कि ये संधि कब होती है। जब नियम के अनुसार कोई दो जो वर्ण हैं वो पास पास में आते हैं, तब उनके अंदर जो चेंज होकर के नया शब्द बनता है उसको संधि कहते हैं। जैसे कि आसान एक शब्द लेते हैं, हिम प्लस आलय। हिम का मतलब है बर्फ, आलय का मतलब है गर। तो जो हमारा हिमालय अपने इंडिया में है, हिमालय पर्वतमाला, उसका अर्थ है हिम यानी बर्फ और आलय यानी गर, यानी जो बर्फ का गर है वो हिमालय है। तो हिम प्लस आलय ये दोनों शब्द जुड़े तो वहां पर कुछ परिवर्तन हुआ और ये हिमालय शब्द बना। तो हिम के अंत में जो अ था और आलय के शुरुआत में आ था, वो दोनों जुड़ करके आ बन गए। इस प्रकार से वहां हिमालय बना। फिर ये स्वर संधि का उदाहरण है और इसी प्रकार से रवि प्लस ईश करेंगे तो रवीश बन जाएगा। तो यह भी स्वर संधि का उदाहरण है। फिर व्यंजन संधि में आसान शब्द अगर लें तो जगदीश करके एक शब्द है, जगदीशः। तो जगत प्लस ईशः इन दोनों को संधि करते हैं तो जो जगत के अंत में हलंत त रहता है उसका आगे ईशः, ईशः का ई आने से उस हलंत त का परिवर्तन होकर के हलंत द बन जाता है। इस कारण से जगत प्लस ईशः जब संधि होती है तो जगदीशः बन जाता है।
वहां त की जगह द हो गया, इसको हम संधि कहते हैं, यानी कि वर्णों में परिवर्तन हो जाना, क्योंकि दो वर्ण नजदीक आए और उस कारण से उनमें संधि होने के कारण परिवर्तन हुआ और वे जुड़ गए दो शब्द। अब यहाँ पर यह उदाहरण हम ले रहे हैं, यहाँ पर रुप्यकान प्लस टंकयति। तो रुप्यकान का अर्थ है रुपये जो हैं, और टंकयति का अर्थ है उनका मुद्रण होना, उनको छापा जाना। ठीक है, रुपयों का छापा जाना, टंकन होना यानी छापा जाना, छपते हैं रुपए प्रेस में सर ये जाकर। रुपया बड़ा ऊ है या छोटा ऊ? मेरे को छोटा, ये एक्चुअली मेरी हिंदी इतनी पढ़ी हुई भी नहीं है, नेपाली पढ़ी हुई है। तो रुपया में जो उकर है वो छोटा होगा या बड़ा होगा? यहाँ पर ह्रस्व है, ह्रस्व है। रस्व है क्या? हाँ, तो उसका ह्रस्व है। अगर देखिए, अगर वो दीर्घ ऊ होता ना, तो ये जो हाँ यहाँ पर सिंबल है ना, इसको यहाँ पर एक हाँ। गांठ जैसी होती, गांठ करके फिर होता। वो गोल जो होता है वो बड़ा ऊ होता है। अगर वो करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ। यस। अच्छा। तो तो यहाँ पर गुरु वो में बड़ा ऊ होगा क्या कि छोटा किसमें, ही होगा गुरु में? गुरु 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 में दीर्घ ऊ है। बिल्कुल। हाँ उसमें भी गांठ हाँ आएगी ना? हाँ, यस। ठीक है, तो ये रुप्यकान और टंकयति, इसको समझने के लिए हमने क्या किया है कि ये प्रत्याहार का एक कॉन्सेप्ट है, सोनाली जी के लिए बता देता हूं फिर से। तो प्रत्याहार में क्या होता है कि संक्षिप्तीकरण होता है, उसको और विस्तार से आपको बाद में बताऊंगा मैं। तो विस्तार हम करते हैं, सभी वर्णों को हम एक क्रम से लिखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अम प्रत्याहार है ना, तो अम प्रत्याहार की शुरुआत होती है अ से और उसका एंड होता है म से। तो इतने सारे वर्णों का संक्षिप्तीकरण किया और उसको अम खाली दो शब्दों में लिख दिया, अम प्रत्याहार। तो अम प्रत्याहार को खोलेंगे हम, तो वो इस प्रकार से होगा अ ई उ री ए आई ओ औ। तो संस्कृत में ये सब स्वर कहलाते हैं, और इसको छोड़ करके बाकी के जो हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। तो एक क्रम से स्वरों को और व्यंजन को लिखा गया। तो स्वरों के बाद आया हय वरल यण नंगम। तो अ से शुरू किया और म पे खत्म किया। अब यण नंगम के बाद भी बचे हुए व्यंजनों का एक क्रम है, यानी उसके बाद भी व्यंजन आते हैं, जैसे कि जड़ धग भ, जड़ दग ब, खप छट थ, चट तक प, और अंत में श ये आते हैं। तो ये एक क्रम है प्रत्याहार बनाने के लिए। छ और त लिखा है, तो छ त का मतलब हुआ छ ठ थ ख फ और च ट त क प। तो खफ छट थ से शुरुआत होती है, तो खप छठ थ ख फ, तो और चट त क प। तो इसमें मैंने ख फ को आगे लिख दिया था, उसको पीछे लिखना चाहिए, छठ थ ख फ और चट त क प। ये छत प्रत्याहार है। और फिर जो है न के आगे ये छत प्रत्याहार मिलना चाहिए, यानी कि रुप्यकान जो हमने लिखा, इसमें इसके आगे टंकयति जो हमने लिखा, तो ये जो ट है वो किस में आया, वो इस छत प्रत्याहार में आया, क्योंकि च ट त क प यहाँ पर ट है, तो ये ट जो है वो छत प्रत्याहार के अंदर है। और अम प्रत्याहार के अंदर अ है, तो हमारी संधि की कंडीशन यहाँ मीट हो गई, यानी कि सर पहली इसमें कंडीशन। हम ये जो छत में हम लोग ख हम्म, और फ नहीं लेंगे क्या, खाली लेंगे छ से लेंगे 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 क्या? लेंगे लेंगे, मैंने भूल से आगे लिख दिया था, उसको पीछे लिखना है। छठ थ ख फ और चट त क प, ये पूरा है। ठीक है ना, तो उसको आप सही कर लें, ख फ भी आएगा उसके अंदर, छठ थ ख फ। एक मिनट, वो जरा प्रत्याहार का एक बार वापस से कंफर्म कर लेते हैं, संज्ञा प्रकरण एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। खफ छठ थ आएगा या छठ थ खफ आएगा, पर एक बार। लिखते वक्त हम छत लिख रहे हैं तो फिर ऐसे। एक मिनट देख लेते हैं, तो कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए। तो संज्ञा प्रकरण
सोनाली जी को भी वो प्रत्याहार का सूत्र बता देंगे, तो उनके भी क्लियर हो जाएगा, हम सबके क्लियर हो जाएगा। हम्म हम्म, तो ये है संज्ञा प्रकरण, ठीक है। तो इसमें जो क्रम दिया हुआ है वो क्रम हमें याद रहना चाहिए, ठीक है। तो सही लिखा था, खप छठत नहीं आएगा, खप बिगिनिंग में है ना, तो वो नहीं आएगा। हम्म, छत प्रत्याहार है ना, तो छह से शुरू हुआ, हाँ। छ ठ हम्म, थ और च ट त, ठीक है। हम्म, तो कोई भी प्रत्याहार हम बनाते हैं तो हाँ, संक्षिप्तीकरण के लिए बनाया जाता है। प्रत्याहार का हाँ, अर्थ है संक्षिप्तीकरण, अर्थात संक्षेप में कथन। और प्रत्याहार हाँ, में आदि से अंत तक के सभी वर्ण ग्रहण किए जाते हैं। तो अम प्रत्याहार बनाया तो अ से लेकर के म तक जाएगा, और जो छत छत प्रत्याहार बताया गया तो छ से लेकर के त तक जाएगा। तो इसीलिए मैंने खफ को आगे लिखा था फिर काट दिया, क्योंकि छ से शुरू करना है हमको, छ से शुरू करके त तक जाएगा। तो छ ठ थ च ट त, बस यहाँ तक रहेगा वो, ठीक है। क्लियर हो गया, छ त च प। ट त, च हम्म, ट त, प भी नहीं आएगा। नहीं क प भी नहीं आएगा, तो छ थ थ च ट त, बस इतने छह अक्षर ही इस प्रत्याहार में है, ठीक है। अब वापस चलते हैं वहां पर। हम्म, तो कंडीशंस एक बार वापस क्लियर कर लीजिए कि हलंत न होना चाहिए, और उसके आगे इन छह अक्षरों में से एक अक्षर होना चाहिए जो कि ट है, और अ जो है वो अम प्रत्याहार का अम है, उसका अ है, उसका पहला अक्षर अ यहाँ पर है, इसलिए संधि की कंडीशंस मीट हो गई। अब संधि करनी है, उसके लिए क्या करना है वो आगे पढ़ते हैं। तो संधि करने के लिए अब कंडीशंस मीट हो गई, तो हलंत न का या तो बनेगा अनुनासिक या बनेगा अनुस्वार, और जो हलंत ना है उसके बाद सक का आगम बताया गया। तो सक का आगम इसका मतलब है कि इसके अंदर जो हलंत क और इसका अ वो चला जाएगा, और हलंत स शेष रहेगा। हलंत स शेष रहेगा। जब हम कहते हैं कि सक का आगम होता है तो वहां पर जो ये क अनुबंध है उसका कोई कार्य है, उसका कार्य है आद्यंतो टिकतो, एक सूत्र है। तो क अनुबंध जब जाता है तो सख का जो आगम होता है वो इस न के बाद होता है। इस हलंत न को सख का आगम हुआ, वो इस हलंत न के बाद में होगा। तो अब जो शब्द है हमारा रूप्य कान, तो उसमें हलंत न के बाद सख का आगम होगा, और टंकयति उसके बाद रहेगा। तो रूप्य कान प्लस स बचेगा, क चला जाएगा, अ चला जाएगा, हलंत स सिर्फ शेष रहेगा, और आगे टंकयति उसी के अनुसार लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये हलंत स है, इसके आगे जो है ट, तो यहाँ पर स्तुभिस्तुः सूत्र लगता है, और वो सूत्र कहता है कि इस दंत्य स को, दंती स जो है उसका मूर्धन्य श बन जाएगा। तो स्तुभिस्तु हमने सूत्र पढ़ा था व्यंजन संधि में, उसका प्रयोग करेंगे तो ये हलंत स का मूर्धन्य स बन जाएगा दंती स का। तो इस प्रकार से रूप्यकान प्लस दंत्य स, हलंत और उसके आगे टंकयति है, इन सबको जोड़ा गया। एक बार हमने उसका अनुस्वार बनाया, और दूसरी बार अब ये विकल्प से यहाँ पर जो सानुनासिक है वो चंद्राकार और बिंदी, तो जोड़ने पर बना रूप्यकांश टंकयति या रूप्यकांश टंकयति। तो ये हलंत न का अनुस्वार बना, और यहाँ पर अनुनासिक बना। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है उच्चारण में। यहाँ पर रूप्यकांश टंकयति बनता है, और यहाँ पर थोड़ी सी नाक से ध्वनि निकलती है। अनुनासिक में थोड़ी नाक से भी ध्वनि निकलती है, और वो रूप्यकांश टंकयति, इस प्रकार से ध्वनि नाक से भी निकलती है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब हमारे डॉक्यूमेंट में और भी कई उदाहरण है, उनको भी हम
बाद में पढ़ेंगे। एक बार मैं तीनों सूत्र जो है वो कंप्लीट कर रहा हूं। तो अब आगे आया, नाम जपे यमः सवर्णो पदान्ते, यानी अपदांत में हलंत म या हलंत न है और उसके आगे झप प्रत्याहार। अब झप प्रत्याहार को मैंने यहाँ लिखा है, वो क्या है? ज ढ ध ग भ, ज ड द ग ब, ख फ छ ठ थ और च ट त क प। तो झ से लेकर प तक इतने व्यंजन आते हैं। उनमें से कोई भी व्यंजन अगर हलंत म या हलंत न के आगे रहेगा तो उसका हलंत म और न का सवर्णिक यम बन जाता है। सवर्णिक यम यानी कि क्या, उसका यहाँ पर उदाहरण से आपको समझाता हूं। सवर्णिक यम तो हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि यहाँ पर कितने वर्ग हैं? क वर्ग है, च वर्ग है, त वर्ग है, ट वर्ग है और प वर्ग है। तो क वर्ग में क्या होता है? क ख ग घ अंग। तो सवर्णिक यम का मतलब होता है कि क अक्षर अगर क वर्ण न के बाद में है तो उसका अंग बन जाता है। किसका? इस हलंत म या हलंत न का। अगर च वर्ग वहां पर है आगे, हलंत म और न के आगे अगर च वर्ग है तो उसकी जगह पर य बन जाता है, च छ ज ज य। अगर आगे ट वर्ग है तो उसका अण बनता है, ट ठ ड ढ अण। त वर्ग है तो उसका न बनेगा, त थ द ध न। प वर्ग है तो प फ ब भ म बनेगा। अब यहाँ पर देखिए गम प्लस ता है, तो ये ता जो है त वर्ग का है, इसलिए इसका यहाँ पर म की जगह पर न आ जाएगा, त थ द ध न। तो गमता जो बन रहा था उसकी जगह बन गया गनता। म की जगह हलंत म की जगह हलंत न आ गया और फिर सबको जोड़ा गया तो गनता बन गया। फिर कन प्लस पिता है, तो ये प जो है प वर्ग का यम क्या बनेगा? प फ ब भ म। तो कन प्लस पिता का कम पिता बन गया, न की जगह म आ गया। क्यों आया? क्योंकि आगे प था और प वर्ग में यम जो है वो म बनता है, प फ ब भ म। और बाकी के उदाहरण हम डॉक्यूमेंट खोल करके पढ़ेंगे। अगला सूत्र है ह श से अनुस्वारः, यानी अपदांत में हलंत म और हलंत न के बाद अगर ह श श श ये आता है, इनमें से कोई एक, तो उसका अनुस्वार बन जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए पुम प्लस सी था, तो ये पुमसी की जगह उसका अनुस्वार होके पुंसी बन गया। यशान प्लस सी था तो उसका अनुस्वार हलंत न का अनुस्वार बन गया, यशांसी बन गया। अब अगला नियम है कि यर लव से पहले यदि म या न है हलंत तो उसमें सर कोई इसका एक बार वापस समझा दीजिए ना। उष्म व्यंजन है स श, स श श ह ना, कि ह हाँ, भी है क्या? ह भी है, कितने हैं ह भी, सर? ह भी है। तीनों स और ह। यस, करेक्ट। हाँ, तो तो ये अगर स हुए तो वो बन जाएंगे अनुस्वार, अनुस्वार बन जाएंगे। वो अनुस्वार बन जाएंगे। हाँ, तो ये सी प्रत्यय पीछे लगा है, उसके पर कारण इसमें तो पुंसी बनाया है, पुंसी। अच्छा, पहले वो बना के फिर अनुस्वार डाला है। हाँ पहले ज्वाइन कर दिया उनको और फिर म हम्म। की जगह पर अनुस्वार डाल दिया है। उसी प्रकार से यशान में भी यही किया है, हलंत न जो था उसकी जगह अनुस्वार बना दिया है। फिर आगे नियम बता रहा है कि यर लव से पहले यदि म या न होता है तो उसमें बदलाव नहीं होता, संधि नहीं होती। जैसे कि गम प्लस यते है तो वो गम्यते ही रहता है, हन प्लस यते है तो हन्यते ही रहता है। तो एक बार हमने इसकी डिटेल में चर्चा की थी और वहां पर लगभग ये सारे अनुस्वार के नियम हमने वहां पर जो है हिंदी में एक्सप्लेन किए थे। तो अब ये व्यंजन संधि यहाँ पर पूरी हो जा रही है और अगले सप्ताह में हम विसर्ग संधि लेंगे। अब मैं डॉक्यूमेंट खोलता हूँ और एक बार फिर से अच्छे से हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना? तो और हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
ये था हमारे पास, ठीक है ना। तो शुरू से भी फिर से पढ़ते हैं इसको। व्यंजन संधि, जिस संधि में व्यंजन का परिवर्तन किया जाए वह व्यंजन संधि कहलाती है। इसमें संयोग व्यंजन अथवा स्वर के साथ हो सकता है, किंतु परिवर्तन सिर्फ व्यंजन में ही होगा। जो परिवर्तन होगा वो व्यंजन में होगा। इसे हम इसी कारण से हस संधि भी कहते हैं। हस प्रत्याहार अर्थात सारे के सारे व्यंजन उसमें आ गए, ह से लेकर के स तक। जो हमने प्रत्याहार सूत्र देखा था, हय वरल यणनंगम खप छट नहीं जड धग भ जड दग भ खप छट थ चट तक प और श श स। तो सर ह से लेकर व्यंजन संधि में हम न भी तो ले रहे हैं, अनुस्वार भी ले रहे हैं, विसर्ग भी ले रहे हैं, तो फिर हस संधि बोलते हैं हमको व्यंजन व्यंजन संधि। में व्यंजन के अंदर न भी आ गया ना, न स्वर अच्छा, तो न है तो नहीं। आ गया। और हाँ, वो जो विसर्ग, विसर्ग विसर्ग अलग अलग हो। है, विसर्ग अलग है। विसर्ग व्यंजन संधि में नहीं आता। कहीं ठीक है देखा सर। आपने इतने सूत्रों में कहीं नहीं भी सर, विसर्ग नहीं आया ना। नहीं नहीं सर, नहीं सर, हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ बताया गया कि व्यंजन संधि में परिवर्तन के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। वर्ण का परिवर्तन हो जाना, उच्चारण स्थान का परिवर्तन हो जाना, द्वित्वीकरण हो जाना, अनुस्वार या सानुनासिक आदि। तो हमने शुरू किया था वर्ण सर परिवर्तन से। सानुनासिक क्या होता है? अनुस्वार तो डॉट होता है, सानुनासिक होता है वो चंद्र बिंदु। यस, करेक्ट। उसमें नाक से ध्वनि निकलती है, इसलिए उसको अनुनासिक बोला सानुनासिक। जाता है। अनुनासिक यानी ध्वनि का नाक से निकलना, ठीक है। तो सबसे पहला है वर्ण परिवर्तन। जब किसी व्यंजन का अपने ही उच्चारण स्थान वाले व्यंजन में परिवर्तन किया जाए तब वह वर्ण परिवर्तन कहलाता है। इसके दो प्रकार हैं, पूर्व वर्ण परिवर्तन या पर वर्ण परिवर्तन। यानी जब दो व्यंजनों की संधि हो रही है तो दो वर्ण नजदीक में आते हैं। पहले जो आने वाला है उसे पूर्व वर्ण कहा गया, बाद में आने वाले को पर वर्ण कहा गया। तो अब वर्ण परिवर्तन के ये सारे सूत्र हमने पढ़े थे। पहला है जसा जबाहा। तो इसमें बताया गया था जसा जबाह में कि पद के अंत में, पदांत में अगर जस प्रत्याहार क्या है? वर्ग का चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला वर्ण एवं श श स का परिवर्तन जब वर्ग का तीसरा वर्ण जड दग ब। तो वर्ग का चौथा कौन सा है? झ ढ ध ग और भ। तीसरा कौन सा है? ज ड द ग ब, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? ख फ छ ठ थ। पहला कौन सा है? च ट त क प। वापस से एक बार याद कर लेते हैं। क वर्ग में क्या क्या आता है? क ख ग घ और अंग, हाँ। ठीक है। फिर क वर्ग के बाद च वर्ग छ छ ख, झ झ य। सच। हम्म। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यण नंगम ये पांचवा वर्ण है। जड धग भ चौथा वर्ण है। जड धग ब ये तीसरा वर्ण है। कैसे? अब याद करो। झ में क्या है? च छ ज झ, तो चौथा हो गया ना। ट हम्म। ठ ड ढ चौथा आ गया। त हम्म। थ द ध ध चौथा है। क ख ग घ घ चौथा है। प फ ब भ भ चौथा है। तो जो झस प्रत्याहार है ना, जस प्रत्याहार हम्म। में जड धग भ आएगा, जड दग ब आएगा, ख फ छ ठ थ आएगा और चट तक प आएगा और फिर बाद में श श स। तो यह है जस प्रत्याहार। इसका परिवर्तन कब होता है? जब इसके आगे जब प्रत्याहार आता है। और जब प्रत्याहार में क्या है? जब प्रत्याहार में है ज ड द ग ब, सिर्फ ये 5 अक्षर हैं। और बाद में लिया अब प्रत्याहार। तो जस के सामने अब प्रत्याहार होना चाहिए। अब प्रत्याहार में ये सब हैं, अ ई उ री ली री,
ए आई ओ आउ हाय बरला यानंगम जड धग ब और जड धग ब। तो जस प्रत्याहार के सामने अब प्रत्याहार होने पर इस जस का परिवर्तन होता है और इस जस की जगह पर जड दग ब में से एक व्यंजन आ जाता है। तो जगत प्लस ईशः, अब इसमें संधि का नियम जो है वह कैसे लागू होता है वो देखते हैं। तो देखिए, हलंत त है अंतिम में, हलंत त जो है वो कहाँ से आया है, वो यहाँ से आया है। चट तक प में से हलंत त है तो वो जस प्रत्याहार में है, तो इसका ये पहला जो कंडीशन है वो मीट हो रहा है। फिर आगे ये ई जो है, ई कहाँ से आया है, अब प्रत्याहार में से ई आया है। यहाँ पर अ लिखा है, इसका मतलब अ और आ दोनों आ गए। ह्रस्व ई लिखा है, इसका मतलब ह्रस्व और दीर्घ ई दोनों आ गए। तो इस अब प्रत्याहार में से ई मिला हमें, और त जो मिला है यहाँ से जस में से चट तकप में से त मिला है। तो हलंत त और ये दीर्घ ई दोनों पास पास में होने से यह संधि हो रही है, और इस संधि को होने के लिए इस हलंत त को परिवर्तन होगा। इस हलंत त का हमको जड दग ब इसमें से जब प्रत्याहार में से हमको एक व्यंजन लेना है। तो त का तथा द, यानी द को यहाँ पर लिया गया। क्यों लिया गया कि त वर्ग में से ही द है, और ये द जो है वो जड दग ब जब प्रत्याहार का व्यंजन है, इसलिए त की जगह पर द होने से जगत प्लस ईशः बना और वो जगदीशः बन गया। एक और उदाहरण आपको बता देता हूं, वो है दिक् प्लस गजः। तो दिक् प्लस गजः में ये जो हलंत क है वो जस प्रत्याहार में से होना चाहिए। जस प्रत्याहार में क जो है हमने देखा कि क पहला वर्ण है, चट तक प, चट तक प होने से क जो है इसमें आता है जस प्रत्याहार में। तो ग जो है वह कहाँ पर है, ग जो है वो इस प्रत्याहार में है। कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अब प्रत्याहार में ग होने से क प्रत्याहार का जस प्रत्याहार होने से दोनों कंडीशंस हमारी मिल गई हैं, और इसी कारण से हलंत क और हलंत ग में संधि होने वाली है। और जो संधि होने के बाद रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट जो है जब प्रत्याहार में होना चाहिए। जब प्रत्याहार जो है जड दग ब है, ये जब प्रत्याहार है, और क का सवर्णिक जो उसी क वर्ग के अंदर क ख ग ग आएगा। ग आने से यहाँ पर दिग प्लस गजह होगा, और उनको जोड़ने से दिग्गजह बनेगा। दिग्गजह यानी कोई महान व्यक्ति के लिए हम प्रयोग में लाते हैं कि यह एक दिग्गज है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, दिग्गज है। तो दिक् प्लस गजह से यह दिग्गजह शब्द बना है। ठीक है। इसी प्रकार से सश प्लस आनन से षडानन बनेगा। जिसके 6 मुख होते हैं वह षडानन है। तो सश प्लस आनन, तो ये श जो है वो जस प्रत्याहार में है, क्योंकि सारे के सारे स यहाँ पर हैं। तो ये श जस प्रत्याहार में है, और आनन का आ जो है अब प्रत्याहार में है, क्योंकि अ और आ दोनों यहाँ पर हैं। तो सश का अंतिम हलंत श और उसके सामने आ आने से इसकी संधि होती है, और ये हलंत श जो है जड़ दगब में से एक वर्ण को हम लेंगे। तो श क्या है, मूर्धा से है, मूर्धन्य है। तो जड़ दगब में से मूर्धन्य ड को लिया गया, और श प्लस ये श और हलंत ड आगे मिलेंगे आननः से, और उसके मिलने से षडाननः रूप बन गया। इसी प्रकार से षट प्लस एव उसका भी हम संधि कर सकते हैं। हलंत ट जो है वो कहाँ से आया है, वो इसमें से आया है, चट तक में से हलंत ट आया, और सामने एव, एव कहाँ है, ये स्वर है ए,
वो अब प्रत्याहार में से होने से हलंत ट और ए की संधि होती है। और हलंत ट जो है ट ठ ड, तो जड़ दग ग में से ड है, वो हलंत ट का। सर स का सडानक में जो श है हम्म। वो तो, वो पहले सवर्ण ने किया, उसका तो ड कैसे हुआ सर? कैसे, किस तरीके से? ट हाँ। का ड मूर्धन्य है ना, इसलिए श भी मूर्धन्य है और ड भी मूर्धा से उसका उच्चारण होता है। चेक कर लीजिए। श से ड इसलिए बना कि वो मूर्धा से है। तो जड दग व में से हमको एक उठाना है, जब प्रत्याहार होना चाहिए। जब प्रत्याहार हाँ। में ज भी है, ड भी है, द भी है, ग भी है और ब भी है, ठीक है, इनमें से एक हम्म। को लेना है। तो हम्म। मूर्धन्य स होने के कारण हमने ड को लिया है। ठीक है। और ड मूर्धन्य होता है। हाँ, उच्चारण स्थान उसका देखेंगे तो जो संज्ञा प्रकरण अभी हमने खोला था उसी में अंत में जाएंगे तो वहां पर उच्चारण स्थान बताए गए हैं। उच्चारण स्थान अगर ड का देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। तो जो ट वर्ग होता है ना, पूरा का पूरा ट वर्ग, वो मूर्धा से है। और अगर कंफर्म करना है तो यही आपको कंफर्म करके बता देते हैं। ये हो गया डन। और त संज्ञा वर्ग सारा मूर्धा से होता है। त थ द ध न, नहीं, ट ठ, ट ट ठ वाला ड ढ ट ण। ठ, हाँ, ट ट ठ ड ठ ढ ण। द अभी ड उच्चारण ठ, स्थान का भी रिवीजन कर लो ट इधर। ठ ठ, ट इसके ठ अंत में उच्चारण स्थान ट दिए गए हैं। ठ ट ये देखिए ठ इधर है। ठीक है। ट ट ठ। ये देखिए मूर्धा से क्या क्या है, री, ट वर्ग, र एवं श, ये सबके उच्चारण स्थान दिए हैं यहाँ पर। और उच्चारण स्थान का एक सूत्र भी यहाँ पर दिया गया है, वो भी आपको याद करना चाहिए। ये सब उच्चारण स्थान के सूत्र हैं। अकुह विसर्गा हाँ सर, कंठिया, पढ़ा तो है ना। था सर, वो बुझ ठीक है। जाता है सर। ए हाँ दऊ तू कंठ रि, तालु, हाँ ऋतु रसा इचु अकुआ, मूर्धन्याम। अकुह विसर्ग कंठ्या, इचु शास्त्र मूर्धन्य, ऋतु रसा मूर्धन्य, हाँ, तो इसमें ऋतु बताया रसा। गया कि ट वर्ग जो है और श हम्म। जो है मूर्धन्य है, तो इनके दोनों के उच्चारण स्थान सब सेम है। और इसीलिए ऋतु त ठ ड ढ न, हाँ तो ड इसीलिए हो गया। श की जगह पर ड इसीलिए बनाया गया। ठीक है। उच्चारण हाँ स्थान सर। सेम है इसके कारण से। ओके, अभी वापस चलते हैं। हम्म। तो यहाँ पर हमने देखा था वर्ण परिवर्तन हो रहा है। वर्ण परिवर्तन हो रहा है लेकिन उच्चारण स्थान सेम रखा गया। तो ये जसा जबा में उच्चारण स्थान वही रहता है, लेकिन जो है वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से ट वर्ग का ही ड है, और षट प्लस एव जब जुड़े तो उसका षडेव बन गया। ठीक है। अब आगे है उत प्लस भिजह। तो त वर्ग का हमने देखा कि त जो है चट तकप में से त है, और आगे उसके आगे है भ। भ कहाँ से आया है, यहाँ से भ आया है। ज ढ ध ग भ से भ आया है, जो कि अब प्रत्याहार में है। अब इनका क्या बनेगा, इनका बनना चाहिए जड द ग ब में से एक। तो त के लिए आगे द बनता है, क्योंकि वो उसी वर्ग का है, त थ द। ठीक है, वर्ग का तीसरा अक्षर आ गया तीसरा वर्ण में चेंज हाँ, होगा सब। यस। तो उद्बीज। उत प्लस भिजह, तो उद प्लस भिजह बन गया। उद्भिजह। उद्भिजह आपने अगर 25 बोल किए हैं तो उसमें उद्भिजह करके भी एक आता है। उद्भिज यानी जो जमीन को फाड़ करके उत्पन्न होते हैं, वो उद्भिजह। हाँ। ठीक है। जीव अजीव पुस्तक में वहां पे हम्म। स्वाध्याय उसका करेंगे तो ये उद्भिज करके आता है। जो समुच्चयी जीव होते हैं ना, उनमें से एक उद्भिज भी होता है, जो जमीन को फाड़ करके निकलता है। फिर है तत् प्लस रूपम। तो यहाँ पर भी त है। तो त कहाँ से लिया है, त जो आया है वो इसमें जस प्रत्याहार में त है, चट तक प में से। और उसके सामने क्या आया, रू, र। र कहाँ है, अब प्रत्याहार में र यहाँ पर है, हयवर ल। ठीक है, र यहाँ होने से संधि की कंडीशंस मीट हुई। और त का
उसी वर्ग का द आ गया आगे। तो तत् प्लस रूपम का तद प्लस रूपम बना और उसको जोड़ा तो तद्रूपम, यानी उस प्रकार का रूप, तद्रूपम, तद्रूपम, इस प्रकार से ये तद्रूपम बना। फिर इसके आगे हमने पढ़ा जैसे जबा जसा नाम। तो जैसे जबा जसा नाम की कंडीशंस क्या हैं? जस प्रत्याहार, जस प्रत्याहार में जैसे ऊपर था वैसा ही है, सेम। वर्ग का चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला और श श स। तो चौथा कौन कौन सा होता है? ज ढ ध ग भ। तीसरे में कौन से होता है? जड दग ब। दूसरे में कौन से हैं? खफ छठ थ। पहले में कौन सा है? चट तक प। और फिर श श स। उसके आगे क्या होना चाहिए? उसके आगे होना चाहिए जसा नाम। जस, जबे जबा जसा नाम, यानी अपदांत में तो जस होना चाहिए और उसके आगे जब होना चाहिए। जब, जब में क्या क्या आएगा? ज ढ ध ग भ और जड द ग ब, ये चौथे और तीसरे वर्ण आएंगे। तो इससे क्या होगा? उसके उसमें परिवर्तन होकर के जब प्रत्याहार में से आ जाएगा, यानी रिजल्ट तो इसमें भी वही है, जड द ग ब में से ही रिजल्ट चुना जाएगा। अब उदाहरण लेते हैं। पर बुध, उसमें खाली डिफरेंस यही है कि वो उसमें वो अब प्रत्याहार था, इसमें में तो सारे ही आ रहे थे, मतलब ई उ री ली और हाँ, ह अंतस्त, यस, ये सारे अंतस्त ये क्या सारे थे। होते हैं सब, यर लव, हाँ यर हम्म। लव, तो वो सब आ रहे थे, इसमें ये नहीं आ रहे और ये अपदांत से शुरू होता है। हम्म। तो वो, इसमें दो शब्द हैं, जगत प्लस ईशः, और इसमें एक ही शब्द है, बुद्धि एक ही शब्द है। ठीक है ना? यहाँ पर दो शब्द हैं, उद प्लस बीज। ठीक है? ये शश प्लस आनह, आननः, दो शब्द हैं ये। लेकिन यहाँ पर ये बुद्धि एक ही शब्द है, एक ही शब्द के भीतर में। ठीक है? यहाँ पर लिखा है ना, जसा जबा ओ सूत्र दो शब्दों में लगेगा, जबकि जबे जबा जसा नाम एक ही शब्द में लगता है। तो एक ही शब्द जब बन रहा है, शब्द जब बन रहा है, तो बुद्ध प्लस धी, तो उसका बुद्धि बना है। ठीक है? तो जस प्लस जब, तो जस और जब ये दोनों नजदीक नजदीक आते हैं, तो उनका रिजल्ट जो होता है जड दग ब में से एक वर्ण आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला उदाहरण है बुध प्लस धी है। तो बुध का ध जो है वो किस में से है? वो जस प्रत्याहार में से है। और वो कहाँ पर है? झ ढ ध घ भ। ठीक है? तो वर्ग का चौथा अक्षर है ध। किस वर्ग का है? त वर्ग का। त थ द ध। ठीक है? तो ये चौथा वर्ण है। और उसके आगे आया धी है। तो धी भी चौथे वर्ण में है, यानी वो इस प्रत्याहार में आ गया, जब प्रत्याहार में आ गया। तो दोनों कंडीशंस हमारी मिल गई। ध के आगे ध आया है, ये पहला वाला ध जस प्रत्याहार की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा वाला ध जो है इस जब प्रत्याहार की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए इस ध का क्या बना? द बना। क्यों? तथ दध न। तो ध चौथा, त वर्ग का चौथा अक्षर है, चौथा व्यंजन है। और द जो है वो तीसरा व्यंजन है त वर्ग का। तो ध की जगह पर द आया और इस प्रकार से फिर इसको जोड़ा गया तो बुद्धि बना। अब दुग प्लस धम है। दुग प्लस धम में जो हलंत ग है वो जस प्रत्याहार में से है, ज ढ ध ग भ। क्योंकि यह भी क वर्ग का चौथा अक्षर है, चौथा व्यंजन है। क ख ग और घ, तो ये चौथा व्यंजन है, इसलिए इस प्रत्याहार में है। इसके आगे आया ध। तो ध क्या है? त थ द ध, ये भी चौथा है। और ये जो है इसमें इस प्रत्याहार में आया, इस कारण से इस घ का परिवर्तन होकर ग बना है, यानी घड़े वाले घ का गधे वाला घ बन गया। ठीक है? संधि होने के कारण। तो दुग प्लस धम का ये बन गया दुग्धम। दुग्धम। ठीक है? फिर हाँ आगे सर। है क्षुब्ध। तो यहाँ पर क्या हुआ है? क्षुभ प्लस धह, इसकी संधि हुई। तो ये भ किसमें है? प फ ब भ, उसका चौथा व्यंजन है। तो ये
जस प्रत्याहार में आ गया यहाँ पर झ ढ ध ग भ, तो भ आया जस प्रत्याहार में, और उसके आगे ध है वो आया कि कौन से प्रत्याहार में, जब प्रत्याहार में, ज ड ध ग भ, उसमें ध होने से इन दोनों की कंडीशंस संधि की मीट हो रही हैं। तो इस हलंत भ का क्या बनेगा, प फ ब भ, तो प फ ब का ब बन गया। ब बन जाने से ये बन गया क्षुब्ध, क्षुब्ध शब्द बन गया। फिर आगे है लभ प्लस धी है, तो भ क्या है, ज ढ ध ग भ, इसका यहां से आ रहा है ज ढ ध ग भ से, प फ ब भ का चौथा वर्ण है, चौथा व्यंजन है, और आगे ध जो है वह भी ज ढ ध ग भ से है, तो दोनों ही चौथे वर्ण के हैं, वर्ग के चौथे व्यंजन होने से एक भ जो है जस प्रत्याहार में है, ध जो है इस जब प्रत्याहार में है, इसके कारण इस भ का प फ ब बन जाएगा, तो लब्धि है, लभ प्लस धीह मिलकर के लब्धि बन गया। इसी प्रकार से ये सिद्ध प्लस धीह है, इनका इनकी संधि होगी, क्योंकि फिर से हम जानते हैं कि ध जो है इस प्रत्याहार में है, जस प्रत्याहार में है, क्योंकि वह झ ढ ध ग भ में है, इसलिए ध होने से जस प्रत्याहार में है, और ध होने से वह जब प्रत्याहार में भी आता है, इसलिए इस ध का क्या बना, द बन गया, तो सिद्ध प्लस धी मिलके सिद्धि शब्द बन गया। इस इसका प्रकार क्या से बन गया, सिद्धि का ध का क्या बना सर, ध ही तो बना, ध का द बना, द त थ द। द बन। हाँ, तीसरा व्यंजन बनना चाहिए, त वर्ग का तीसरा व्यंजन क्या है, त थ द, द है, ठीक है। तो सिद्धि है, तो सिद्धि में द ऊपर है, ध नीचे है, तो ये जो सिद्ध के बाद वाला ध, लब्धि का त था त हाँ ब, सिद्ध के, लब्धि सिद्ध, वाला का लब्धि वाला में लब्धि वाला में ब ब आया, तो ब आया, का भ का भ ब कौन सा, त थ द ध नहीं, प ब फ कौन ब है भ, सर, प फ प ब फ भ ब। में। हाँ ठीक है, तो आज का समय संपन्न होने जा रहा है, तो आज इसी को यहीं पे संपन्न करेंगे, और फिर ऐसे जैसे जैसे मौका मिलता जाएगा हम रिवाइज कर लेंगे, तो काफी कुछ चीजें क्लियर होने लगेगी। हाँ अब सर। ये पद प्लस नगे यहाँ पर है, ये यमे जबा यमा वा पदांते, तो इसकी कंडीशन हम अगले स्वाध्याय में कर लेंगे। तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पीछे का रिवीजन करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पीछे का रिवीजन करते हैं। सिंह सिंह जो होता है ना, वो इसी प्रकार से चलता है, आगे बढ़ता है, थोड़ा चेक करता है आसपास का, फिर थोड़ा सा एक कदम पीछे हटता है, फिर आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से हमको रिवाइज करते रहना है ताकि याद रहे, और रिवीजन से कोई चीज हमें क्लियर नहीं है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। तो अब आज का यहीं पर संपन्न करेंगे स्वाध्याय। अगली क्लास फिर से इंडिया के टाइम के हिसाब से थर्सडे फ्राइडे, और यूएस के टाइम के हिसाब से वेडनेसडे थर्सडे। तो स्टॉप शेयर करता हूँ, और हम परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ के साथ इसको संपन्न करेंगे। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्राणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं, एसो पंचन मुक्कारो सव्व पावपनाशनो, मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। So thank you for joining today.
और सोनाली जी थैंक यू आप सो मच सर, थैंक यू जी सो मच थैंक यू सर, थैंक यू सोनाली वेरी जी मच सर। बहुत बहुत थैंक यू कृतज्ञता आपकी थैंक सर। यू। जय जिनेंद्र, हम ओम सब परम पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। गणेश जी। हाँ जय हम जिनेंद्र सब भारती आपके जी, भी बहुत ओ जय मजामत। जिनेंद्र। तो सोनाली जी आप यूएस में ही हैं, तो आप कभी भी मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल करके, मैं अभी यूएस में ही हूँ, तो जब भी आपको टाइम रहे आप मेरे को व्हाट्सएप कॉलिंग करके और एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं, ठीक है ना? जी जी, हाँ ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वेलकम जी, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मीटिंग एंड करेंगे।